16 दिसंबर मंगल के दिन का ये पहला वीलॉग है। अहम खबरें पहले आपके सामने रखूं। इमरान खान से आज मुलाकातों का दिन है और काफिलों का रुख भी अडयाला जेल की तरफ है, रास्तों की पाबंदी भी है। आज अलीमा खान की आदत बड़ा धरना अडयाला के बाद तय हो चुका है। इसके अलावा फैज हमीद पार्ट में 4 सेक्रेटरी, 2 चीफ जस्टिस, 2 वज़ीर-ए-आज़म, 1 सदर ममलिकत। लेकिन इदारे की बहुत बड़ी रिपोर्ट आज फील्ड मार्शल की कमजोर हुकूमत और मरियम नवाज के साथ फील्ड मार्शल की तस्वीर के बैनर अचानक पंजाब में लगना शुरू हुए। बिलावल की मुलाकात के बाद नवाज शरीफ की 3 अहम शराइत भी सामने आ गई और आज सकूत ढाका 54 साल में पाकिस्तान का बेगुनाह अवामी लीडर भी जेल में, APS से भी कोई सबक नहीं सीखा, उसकी भी बात करनी है। और सुहेल अफरीदी इमरान खान की हुकूमत की याद ताज़ा करते पेशावर अस्पताल पहुंचने की वीडियो भी रात को वायरल हुई। सोहराब बरकत की गिरफ्तारी पर इस वक्त पूरा कश्मीर बंद, शटर डाउन हड़ताल चल रही है, रिहाई का मुतालबा है और पाकिस्तान को मुआशी तौर पर तबाह करने का मंसूबा, असल वजूहात, ईंट से ईंट बजाने की वजह मैं आपको तफसील बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अडयाला मुलाकात है आज। पंजाब भर से काफिले हैं, सियालकोट, लाहौर, मियांवाली, नारोवाल, साउथ पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा समेत आज तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहुंचेंगे। आज बहुत अहम मामला इसलिए कि इमरान खान की मुलाकात अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के बाद होगी या नहीं, उसकी यार तफसील अगले वीलॉग में ही आएगी। इस वक्त तो कश्मीर में भी साफी आगा सरवर, माफ कीजिएगा, आगा सरवर नहीं, वो बेचारा तो पंजाब में, उसके लिए तो कोई पंजाब में नहीं निकला, बल्कि वो तो सोचता होगा काश मैं कश्मीर से होता। सोहराब बरकत के लिए कश्मीर आज पूरा बंद किया गया है। अब इस वक्त तहरीक इंसाफ की तरफ से जो लाए अमल की हम अक्सर बात करते हैं कि आदत से मैंने कुछ सवाल पूछे कि रिहाई का आपके पास प्लान क्या है, उस पर इनके वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने भी पेशावर जलसे और कोहाट जलसे को पब्लिकली कहा है कि तहरीक को, मोबिलाइजेशन को, कि एक बड़ी तहरीक हमने तैयारी कर ली है। अब जो चूंकि हमारी कॉल होगी वो सुहेल अफरीदी लीड करेगा और ये फैसला कुन मरहला होगा, इसीलिए हमें देर हो रही है कि हम तमाम लवाजमात पूरे करना चाहते हैं, इत्माम हुज्जत कोई छोड़ना नहीं चाहते। अल्लामा नासिर बाज़, महमूद चकज़ई तमाम धड़ों को इकट्ठा भी करना चाहते हैं कि सारे सेम पेज पे हों, सियासी जमातों से भी बातचीत करना चाहते हैं, कोई इस्लामाबाद की तरफ जाना बहुत बड़ा मरहला है, उससे पहले ये कोई ऐसी कसर छोड़ना नहीं चाहते। हालात इनके लिए मुवाफिक है। इदारे की बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आई और उसमें साफ इकरार किया गया कि एस्टैब्लिशमेंट खान को नहीं तोड़ सकी, खान की बहनों को भी नहीं तोड़ सकी और अवाम को भी नहीं तोड़ सकी। ये मैं आपको बड़ी कंफर्म बात बता रहा हूँ, फोर्टनाइटली रिपोर्ट होती हुई अवाम को मोबिलाइज करके पुरअमन सड़कों पर लाने के बाद अब एस्टैब्लिशमेंट के जो हालात होंगे वो इस रिपोर्ट के मुताबिक कि पिछले 3 साल में जो कुछ उन्होंने किया उसमें नाकाम है। क्योंकि उसकी बड़ी वजह आप देख लें, नताइज मैं आगे थोड़ा सा और भी तफसील बताता हूँ। सबसे बड़ा मामला जनरल फैज का था। ये जो कोर्ट मार्शल 14 साल की सजा थी, इसमें इन्होंने ये समझ कर किया था कि इसका नुकसान तहरीक इंसाफ को होगा, लेकिन सोशल मीडिया पे जो जनरल फैज की किट लगानी लोगों ने शुरू की, अब ये इतना रगड़ा लगा कि ये परेशान हो गए कि ये सारा मामला तो इधर पड़ गया। इनके साफी तो जनरल फैज को ये पेश करते थे कितना ताकतवर जनरल जो सोशल मीडिया भी चलाता था, खान की सियासत भी चलाता था, पाकिस्तान की हुकूमत भी चला रहा था, सीक्रेट राज भी ले रहा था, भत्ते भी ले रहा था, 6 करोड़ की तहरीके इंसाफ से इस सारे के सारे मामला इसने कंट्रोल किए। तो इतना ताकतवर है तो जरा सोचे फील्ड मार्शल, COD, आर्मी चीफ कितने मजबूत, फिर निजाम कंट्रोल क्यों नहीं हुआ? उल्टा राज नून लीग के निकलना शुरू हो गए। बल्कि जावेद लतीफ ने तो कहा 5 जनरलों के जब जलसे में नाम लिए तो नून लीग के लोगों ने छलांगे मार के टांगे तोड़वा ली। अब इन्हें पता लग रहा है कि ये तरीके से मजाक उड़ा दे। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक अब इन्हें ये समझ आई कि अब हमें मजीद प्लान बनाना चाहिए। मसलन फैज हमीद को गिरफ्तार करने के बाद ये साबिक चेयरमैन नैब जो हैं, 4 वफाकी सेक्रेटरी हैं, 2 3 स्टार जनरल हैं, 2 साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, चीफ जस्टिस हैं, 2 DG FIA हैं, रिटायर्ड जजेस हैं और 3 साबिक वज़राए आला, इन सब के नाम एहतसाब, बल्कि आरिफ अलवी का नाम भी, इनको ला के रगड़ें। लेकिन तहरीक इंसाफ के लोग हैं तो उस पर भी हमें कोई परवाह नहीं, जो दिल में आता है करें। उन्हें सिर्फ इमरान खान से गर्ज है, इंसानी हकूक, कानून, इंसाफ, मैंडेट की वापसी, ये सब कुछ खान के गिर्द घूम रहा है। इमरान खान की रिहाई इस वक्त पाकिस्तानियों का अव्वलीन मकसद बना हुआ और उसमें ओवरसीज चैप्टर जाहिर है और सोशल मीडिया अहम किरदार। ओवरसीज चैप्टर की वारदात तो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, लेकिन फिलहाल इस वक्त नोटिफिकेशन होने के बाद इस रिपोर्ट के मुताबिक, जो मैंने बड़ी डिटेल से पढ़ी और बड़ी खुफिया रिपोर्ट थी, आप हालात का जायजा लें कि नोटिफिकेशन के बाद जो ताकत इनके पास पहले मुकम्मल थी अब भी वही है। मतलब आर्मी चीफ तो पहले भी कानून से बाला थे, रिटायर होने के बाद भी कोई एहतसाब ट्रायल नहीं हो सकता। ये जनरल बाजवा की मिसाल सबके सामने है। आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल से COD, ये अमली इजाफा क्या किया, लेबल बदलने से, ओहदे लेने से कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। मुद्दत मुलाजमत में तोसी करवाई लेकिन उसका कोई फायदा पाकिस्तान को नहीं हुआ। सियासी हालात नहीं बदले, मुल्की मैशत नहीं बदले, महंगाई नहीं कम हुई, बेरोजगारी कम नहीं हुई, सरमाकारी नहीं आई, आवाम को रिलीफ नहीं मिला। आवाम खुश होने के मकबूलियत की बजाय मजीद नफरत और खलीज बढ़ रही है। सिविल इदारों पर तो उनकी गिरफ्त पहले से थी, सरकारी इदारों में भी फौजी अफसरान लगा दिए। लेकिन तारीख का कानून बड़ा वाज़ेह है कि पहले से मौजूद ताकत में इजाफे से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही उसकी मुद्दत बढ़ाने से हल निकलता है। ये रिपोर्ट में इशारे लिखे हुए हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी पर भी इनकी गिरफ्त कमजोर हुई। बिलावल के साथ कराची खड़े होकर परवेज मुशर्रफ के अंदाज में मुक्के लहराए, लेकिन मुक्के किसको दिखाए? अब कच्चे के डाकुओं को तो नहीं दिखाए, वो तो पूरी की पूरी बस अगवा करके घोटकी से लेके, या पंजगोर में कालाधन तंजीमों को नहीं दिखाए, वो 3 बैंकों को अभी 15 करोड़ से 60 करोड़ को 50-60 लोग लूट के चले गए और 2 बंदे भी शहीद कर गए। मुक्के अब बिलावल को भी नहीं दिखा रहे थे, वो तो साथ खड़ा था, तो किसे दिखा रहे थे? इमरान खान तो जेल में है। मरियम नवाज को, वो बड़ी खामोश है। वैसे इज्तिमाई शादी हुई है भी कसूर में, आपने देखा होगा, धी रानी प्रोग्राम भी चल रहा है, उसमें इनकी शिरकत नहीं हुई। वैसे ये माँ वाली वीडियो हो या शादी वाली वीडियो, ये नहीं छोड़ती किसी सूरत में, इनके अरमान पूरे करने होते, लेकिन यहाँ नहीं गई, खामोशी थी। फिर सदर जरदारी भी लाहौर आके बैठा हुआ है। नवाशी में बल्दियाती इंतखाबात, कश्मीर के इलेक्शन मुलतवी करवा दिए और फिर अपनी 3 ख्वाहिशात वो इमरान खान के बारे में, जाहिर है उसको ये लगता है कि पंजाब में इनकी सियासत सिर्फ और सिर्फ चलेगी इमरान खान को फिक्स कर। ये नोटिफिकेशन के बदले में ही मामला थे ना। जनरल फैज के मामले पर तो वो मान गए, लेकिन जनरल बाजवा के मामले पर नहीं मान रहे। उसके पास तो ना दिखाने वाला ताहियात इस्तिस्ना मौजूद है। अब इस सूरत हाल में क्या दे सकते हैं, क्या ले सकते हैं, दामन में बचा क्या है? नोटिफिकेशन के बाद देखिए सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या थी DG SPR की, उसका हाल आपने देख लिया। उसके बाद सबसे बड़ी मुलाकात किसकी थी? आर्मी चीफ की उलमा और मशाइख के साथ। और उसके हाल ये था कि ना लाइव दिखा सकते थे, ना उसकी मालूमात दे सकते थे। एक JUI के कोस्तान के मुफ्ती वलीउल्लाह तौहीदी का बयान है, वो नहीं बता सकते थे।
और सवाल के बाद तो महफिल ही खत्म होगी और वो खबरें अभी तक नहीं आती, किस्तों में आती थी। मीडिया में वो अजमल जामी ने एक सवाल डीजे एसपीआर की कॉन्फ्रेंस में पूछा और उसके बाद बेचारे का ब्लड प्रेशर इतना डाउन हुआ कि उसे चाय बिस्किट खिलाने पड़े। मतलब बाकियों के क्या हालात हो गए आप सोचिए। इस सारी सूरत हाल में एक बंदा था इनके पास, ताहिर अशरफी, जो उछल उछल के वहां भी बैत और तकरीरें कर रहा था। वो आज भी वो हिंदुस्तान की मुसलमान खातून के साथ जो बिहार के ज़ियाला ने हिजाब उतारा, इंतहाई बेगैरती और शर्मी का मुजाहरा किया, ताहिर अशरफी ने उसकी आवाज़ उठा दी। को मामला हिंदुस्तान का था, बोल पड़ा, डंडा था। पाकिस्तान में दिन दिहाड़े इमरान खान की बहनों के साथ बाल नोच के उन्हें जमीन पर गिराया जाता है, बुजुर्ग उनके ऊपर नहीं बोलता कभी। लेकिन सवाल फिर वही नोटिफिकेशन को मिला क्या? बदतरीन जुल्म और जबर एहतसाब खड़े वही हैं जहां 54 साल पहले थे। देखें बदतरीन हालात थे। 16 दिसंबर आज तो बांग्लादेश के लोग आज़ादी मना रहे हैं, उनका हक भी है। पाकिस्तान से कई गुना तरक्की कर चुके हैं, आज़ाद मुल्क बन चुके हैं। बांग्लादेश के बहुत से दोस्तों ने मुझे मैसेज भी दर भेजे। उनसे ज़्यादा मुझे पाकिस्तानी बांग्लादेश की आज़ादी को हसरत की नज़रों से देखते नजर आते हैं। वो 54 साल के बाद तहरीक इंसाफ के साथ वही हो रहा है जो अवामी लीग और बांग्लादेश की मशरकी पाकिस्तान में हुआ। शेख मुजीब उस वक्त कैद था, आज इमरान खान कैद है। उस वक्त भी फौज का नारा था कि फौज का सियासत से कोई तल्लुक नहीं, और आज भी हालांकि सियासत का फौज से ताल्लुक है, ये नारा होना चाहिए। 16 दिसंबर को आपको पता है, एक तो वो मामला सकूते ढाका और दूसरा एपीएस का वो तर्जमान एहसानुल्लाह एहसान खुद इनकी निगरानी में भागा, वो आज अपना सोशल मीडिया भी चला रहे हैं। और सकूते ढाका के जो बदकिरदार लोग थे उनकी तस्वीरें आज भी जेएचक्यू में लगी हुई हैं। एक बदकिरदार जर्नल की जिद पाकिस्तान की आवाम के फैसले को तस्लीम ना करते हुए पूरा मुल्क तोड़ गया, और ये कोई हादसा नहीं था, याद रखें, ये ताकत और शराब का नशा भी था। बदमस्त जर्नल इक़्तिदार के भूखे सियासतदानों को मिला के आइन जमहूरियत को और अवाम को रोंद के रियासत के दो टुकड़े प्लानिंग के साथ कर गया। ये अरबों का कारोबार था। 1950 से 71 तक मशरकी पाकिस्तान के हालात उठाएं, 60% ज़र मुबादला जिसमें जूट थी, पटसन, चावल, मछली, ये सारे हम मगरबी पाकिस्तान में छीन लेते थे। उनका हमारा तरक्याती बजट 70%, उनका सिर्फ 30% था, और आबादी उनकी 55% ज़्यादा थी। और वो नारा लगाते थे कमाते हम हैं खाते ये हैं। फौज में भी बंगाली 5 से 7% थे, किसी आला ओहदों तक नहीं पहुंच सकते थे। और ये कहते थे जंगजू नस्ल नहीं है, बंगाली कमजोर हैं, गैर वफादार हैं, सियासी लोग हैं। वो उन्होंने 1971 को बता दिया। 16 दिसंबर उस वक्त इंटेलिजेंस, खारजा पॉलिसी, मईशत सब कुछ इनके कंट्रोल में। 16 दिसंबर को जो बंगालियों ने अपनी ताकत दिखाई, लेकिन असल मामला रियासत के अंदर रियासत था। ख्वाजा आसिफ ने खुद ऐलान किया कि पाकिस्तान की फौज अब पंजाबी फौज है। ये वज़ीर दिफा का ऐलान है, हामिद मीर के प्रोग्राम में इसने कहा। इनकी जितनी कॉलोनियां हैं ये उन्हें सिर्फ पाकिस्तान समझते हैं। इंसानियत की जो पामालियां हैं, खवातीन की ज़्यादतियां, जो ऑपरेशन सर्च लाइट जो हुआ ढाका में, वहाँ यूनिवर्सिटी में जो मार्टर गोले मारे गए, प्रोफेसर मारे गए, 800 लड़कियों। अब ब्रिगेडियर सादिक साली की किताब जरूर पढ़ें। ये मुल्क तोड़ने की पहले दिन से साथ, जिस तरह कायद-ए-आज़म के करीबी साथी ए.के. फजल 1940 में करारदाद पाकिस्तान पेश करने वाले थे, उन्हें गद्दार करार दिया। फातिमा जिन्ना को गद्दार करार दिया, शेख मुजीब को गद्दार करार दिया, आज इमरान खान को गद्दार करार दिया। तो ये असल वजह क्या है? देखिए 1971 में इन्हें अंदाजा हो चुका था कि मशरकी पाकिस्तान अब इनके हाथ में नहीं। उससे पहले इन्होंने उस वक्त भी डॉक्टर्स, अदीब, फनकार, शायर, मतलब ढूंढ ढूंढ के हजारों लोगों को शहीद किया, लेकिन वजह उसमें बिल्कुल वही थी जो मईशत की आज है। आज शहबाज शरीफ 40 ममालिक में जा चुका है, $1 नहीं मिलता। ये बड़ी अनहोनी बात है, याद रखें। आप दुनिया के किसी भी मुल्क जाए आपको कुछ ना कुछ मिलता है, लेकिन आज इनके अपने टाउट खुद एस्टेब्लिशमेंट के बता रहे मईशत तबाह होगी। जो आपको उड़ान की, आर्मी चीफ संभालने, मुल्क संभालने की बातें करते थे, आज खुद कह रहे हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, कौमी पैदावार, GDP। ये कामरान खान सुने जरा, कह रहा बड़ी प्लानिंग के साथ इदारों को खोखला किया। वजह क्या है? वजह है G40 फाउंडेशन ने आज क्रिप्टो वाली बाइनेंस कंपनी के साथ क्रिप्टो इकोसिस्टम मुआहदा देख लें। ये भी चीफ जस्टिस की, चीफ आर्मी चीफ की, DJSI की, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव से मुलाकात आपने देखी होगी। गुमनाम लोगों से ब्लॉकचेन सिस्टम पर पैसा बनाने के लिए, जैसे स्टेट बैंक नहीं रोक सकता, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़े माहिरीन के पास है, शहबाज शरीफ, इसहाक डार। पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत रिटायर्ड जनरलों के, जजेस के, सियासतदानों के स्विस बैंकों में, पनामा में, अकामा में, दुबई में, वो आप देख लें। चाहे वो दहशतगर्दी से कमाई, अफगानिस्तान की जंग से कमाई, दुनिया की इमदाद से कमाई, स्मगलिंग से, IMF की 5 या 3 खरब से, टैक्स चोरी से, ये जितना काला धन है इसे घुमा फिरा के वाइट करके, जिसकी ना तो बैंक, FIA, स्टेट बैंक कोई भी ढूंढ सकता है, फिर उस दौलत को ये बड़े आराम से कमा के किसी लोकल एजेंट से यहाँ बिटकॉइन लेके, यानी मुख्तलिफ जेबों में घुमा फिरा के, USTD में, मुनैरों में डाल के, मिक्सर इस्तेमाल करके, मनी ट्रेल खत्म करके, ये पैसा तुर्की, दुबई, मलेशिया या आज़रबाईजान, यहाँ के बड़े ताल्लुकात हैं, वहाँ ट्रांसफर करके फिर बैंक के जरिए सरमायाकारी में वापस लाना। ये है असल गेम, क्योंकि कमजोर बैंकिंग सिस्टम है, करप्ट इदारे हैं, हवाला हुंडी चल रहा है, फिर ऊपर से जर्नली माफिया जिन पर टैक्स चोरी, इलेक्शन की फंडिंग, दहशतगर्दों के मामला समेत, ये जो क्रिप्टो को दुनिया में इसलिए बैन भी किया गया ना। ये क्रिप्टो माइनिंग की बात करते हैं बार बार, जो उन्हें पता है कि पाकिस्तान में नामुमकिन, ना इतनी बिजली है, ऊपर से गर्दिशी कर्जे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, फाइबर नेटवर्क मौजूद नहीं। ये सिर्फ ब्लैक मनी को वाइट करना है, याद रखें। इसे दुनिया के उन ममालिक में चलती है क्रिप्टो का काम जहां मजबूत कानून हो, जर्मनी, जापान, सिंगापुर, लेकिन यहां फौजी फाउंडेशन के साथ वायदा किया जा रहा है क्रिप्टो इकोसिस्टम बना के। ये वही मिलबस मिलिट्री कारोबार है ना, रियासत के अंदर, रियासत डॉक्टर आयशा सिद्दीकी की किताब में, कि फौजी सीमेंट, फौजी फर्टिलाइजर, फौजी फूड, फौजी पावर प्लांट्स, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, अस्करी सीमेंट, अस्करी रियल एस्टेट, शुगर मिलें, टेक्सटाइल मिलें, शाहीन फाउंडेशन, अभी तो PIA भी वो खरीदने के चक्कर में है। फिर DHA की तो बात ही ना करें, वो कीमती जमीन जो लाहौर में, कराची, इस्लामाबाद, पिंडी, मुल्तान, बहावलपुर, पेशावर, इन तमाम 9 बड़े शहरों में जो रियल एस्टेट की जो ज़रई ज़मीनें, फिर आप देखें पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, या लाइफ स्टॉक के, एग्रीकल्चर के, चलगोजे के कारोबार, ये सारे का सारा मिला के $1000 अरब के लिए बनता है, जिसकी ना तो टैक्स डिपार्टमेंट पूछ सकता है, ना पार्लियामेंट निगरानी कर सकता है। और ये माशी निज़ाम जिसमें दलिया, सीमेंट, रियल एस्टेट, ये सब कुछ शुमाली कोरिया, म्यांमार, मिस्र, इन ममालिक की तरह, या अलजायर, सूडान, चिली, उसके अलावा वो कहीं नजर नहीं आता। अब उसमें यह क्रिप्टो करेंसी की वारदात है, इदारों को खोखला करके अपनी जिंदगियां बेहतर करके अरब अमारात और सऊदी अरब के शहजादों जैसी बनाना, यह है असल सारी गेम मुल्क तोड़ने। अभी रिटायर्ड जनरल हसन
को लगाएगा लैंड पोर्ट अथॉरिटी का मैनेजिंग डायरेक्टर। अब लैंड पोर्ट अथॉरिटी देखेंगे जमीनी सरहदों की जितनी लैंड पोर्ट्स हैं, तिजारत, इंपोर्ट, कस्टम क्लियरेंस, बॉर्डर सिक्योरिटी। अब बॉर्डर क्या है, अफगानिस्तान का, ये तुर्कम का हो या ईरान का हो, चीन का हो या वाघा बॉर्डर हो, सारी आमदोरफ्त जो होती है, ट्रैकिंग, लॉजिस्टिक्स, टर्मिनल की फीस, निजी ऑपरेटर्स की फीस, अरबों रुपए की तिजारत, कानूनी और गैर कानूनी स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, हुंडी, जिसमें आपको पता है ये जितनी भी तेल, खाद, चीनी, अद्वियात आप देखते हैं, ये सारी की सारी इसका मैनेजिंग डायरेक्टर जनरल हसन अजहर को लगाया, रिटायर्ड। इससे पहले भी मतरूका अमलात का चेयरमैन मैंने आपको बताया था, पीआईए, ये सारा मामला वही है। पाकिस्तानी 52% खतरे गुर्बत से नीचे, 13 करोड़ आबादी, तकरीबन करेंसी तबाह बर्बाद, SIFC सरमाकारी जीरो, पाकिस्तान की तारीख में बेरोजगारी सबसे ऊपर 21 साल का रिकॉर्ड तोड़ गई, महंगाई पाकिस्तान के रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन यहाँ क्रिप्टो करेंसी, मादनियात, जमीनें, तिजारत, इदारे। अब आपको समझ आएगी ये मुल्क क्यों तोड़े जाते हैं, क्योंकि इनसे इनकी अपनी जिंदगियां बेहतर होती हैं। आप इन लोगों के दुनिया के महंगे तरीन इलाकों में जमीनें, जायदादें, घर देखें, इनके पब्लिक अकाउंट्स देखें, आपको दिमाग घूम जाए। बल्कि इनको लाइव, इनकी जो लाइव सियासतदानों को सिर्फ देख लें, ये नवाज शरीफ की 5 बड़े आजम जायदादें। नजम सेठी का एक मैं प्रोग्राम देख रहा था, कहता है नवाज शरीफ के कपड़ों की नफासत देखें जी, मफलर वो पहनता है, एक एक जूता, उसके वास्कट कपड़े, वो दुनिया के महंगे तरीन ब्रांड्स। ये और बात है, वो जो मर्जी पहने लगता है नवाज शरीफ ही है, फैशन सेंस तो आपको पता है, पीले के साथ गुलाबी। बहरहाल इन लोगों को क्या बात है, लेकिन इनके हालात देखें कहां से कहां पहुंच गए, बाकियों को तो छोड़ें। अब देखिए तहरीक इंसाफ की जो सबसे बड़ी ताकत है ओवरसीज पाकिस्तानी, में बार बार कहता हूं, रोज कहता हूं, ये 1 करोड़ के करीब है। लंदन में ISF के वो इमरान खान की बहनों के साथ डेला के बाद धरने की इजहार यकजहती में वो पाकिस्तानी माज मलिक ने कॉल दी कि हम उस वक्त तक बैठेंगे हाई कमीशन के बाद जब तक खान की बहनों की मुलाकात नहीं होती, वो बैठती। अब ये कॉल तहरीक इंसाफ की ओवरसीज क़यादत की तरफ से, लेकिन वहां मुकम्मल खामोशी, सन्नाटा, कब्रिस्तान जैसी। ये इनका वो माज मलिक नामी नौजवान जिसने ISF का जो उसके तहरीक इंसाफ की क़यादत के नीचे नहीं आना, उस पर दबाव डाला, मना करवाया, उसे कॉल्स करवाई कि एहतजाज, और फिर वहाँ लोगों को भी कहा एहतजाज में नहीं जाना। ये लीडरशिप वहाँ 1.5 साल से खामोश है, एहतजाज नहीं कॉल करते, लोगों को नहीं इकट्ठा करते, इलेक्शन नहीं करवाते। अक़वाम मुत्तहिदा जैसी रिपोर्ट पे एक इनकी कुछ चुस्के तक नहीं है, टस से मस तक नहीं हुए, बल्कि आगे से धमकियां देते हैं कि हम पार्टी फंडिंग रोक दें। कोई काम इन्होंने खास नहीं, ये लोगों की तनख्वाहें तक तो वहां मिलती, इनकी परफॉर्मेंस बदतरीन परफॉर्मेंस है, और ये बाकायदा एस्टैब्लिशमेंट से निशान हदायत है। ये 23 लोगों की लिस्ट में भी इनके बहुत से नाम हो गए। अब 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तान बड़ा वोट बैंक, इतनी बड़ी पार्टी मोबिलाइज नहीं कर सकते, बस आपकी या तो जाती पर्सनैलिटी नहीं है, लोग आपसे चलते नहीं, या उसके अंदर आपको किसी ने रोका हुआ है, इसके अलावा तो कोई मसला नहीं। अभी मैं इनके नाम नहीं ले रहा, अगले वीडियो में नाम भी इनके ले लूँ, फिर ये नौजवान उठने पर मजबूर होंगे, नौजवान खुद मोबिलाइजेशन करेंगे, फिर उन्होंने कहा जी नई जमातें बन रही हैं, बारीक बात आते हुए। मेरे ख्याल में या तो लोग रिटायर हो जाएं, अपने अपने काम काज कारोबार करें, अगर पाकिस्तानियों को इकट्ठा नहीं कर सकते, अगर इनकी जाती शख्सियत नहीं है, इनके अंदर लीडरशिप को गट्स नहीं है, तो इन्हें खुद रजाकाराना तौर पे छोड़ देना चाहिए। खान ने तो कहा हट जाओ हट जाओ, फिर ये माज जैसे लीडर, वो अलादीन जैसे लोग नौजवान फिर सामने आएंगे, और मेरे ख्याल में तो उन्हें अल्टीमेटम देना चाहिए, फिर वो खुद अवाम को पुरअमन मोबिलाइज करें। सियासी तहरीकों का मकसद ये था अवामों को जोड़ना, उनसे बातचीत करना, अवाम में बाहर निकलना, ये सारा एक प्रोसेस है, और ये काम इन्हीं का सियासी जमातें करना इन्हीं को चाहिए आइडिया। लेकिन अगर ये नहीं करेंगे तो फिर जाहिर है कोई और सामने आएगा। अडेला जेल से पहले इंशाल्लाह जो ही वो अगली वो आई सारी तफसीलात, तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ उस पर डिटेल से बात। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।